हेलो बच्चों। वेलकम बैक। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक एक्सरेज जो आपके फिजिक्स कोर्स में है एक टॉपिक। देखो, एक्सरेज से मेरे ख्याल से आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परिचित होंगे। मेडिकल इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाना पहचाना सा एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सरे, और अलग अलग कारणों से इस इंस्ट्रूमेंट का यूज लोग करते रहते हैं। तो एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, एक्सरे की बेसिक फिजिक्स क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। अभी लकली इस समय अक्टूबर का मंथ चल रहा है और कल ही नोबेल प्राइज़ 2023 फिजिक्स की घोषणा हुई है, जिसमें लेज़र से जुड़ी हुई एक फील्ड ऑटो सेकेंड लेज़र के लिए दिया गया है। और आपको शायद मालूम हो कि जो पहला नोबेल अवार्ड था 1901 में, वो जिस व्यक्ति को दिया गया था उन्होंने एक्सरे की ही डिस्कवरी की थी। मतलब एक्सरे की डिस्कवरी के लिए ही पहला नोबेल फिजिक्स का प्राइज़ दिया गया था। उसका कारण ये था कि हालांकि बहुत पुरानी डिस्कवरी नहीं थी, 1895 में उसको डिस्कवर किया गया था और 6 साल के बाद ही उसको अवार्ड के लिए चुना गया, क्योंकि जितनी ज़्यादा हेल्प उस इंस्ट्रूमेंट ने, उस एक्सरे ने की थी इंसान की, उतनी ज़्यादा उस समय कोई और दूसरा था नहीं उसके टक्कर में। और जो कि नोबेल की शर्त थी कि ऐसा ह्यूमन काइंड के लिए जो फ्रूटफुल हो, ऐसे डिस्कवरी को नोबेल दिया जाए। तो सबने एक मत से एक्सरे को ही चुना। हालांकि उस समय और बड़े बड़े लोग थे, लॉर्ड कैल्विन थे, रदरफोर्ड, और उनके बाद मतलब इसे लोग बड़े बड़े काम कर रहे थे, बट फिर भी उसको सबसे पहली बार उस डिस्कवरी को पहली बार चुना गया था। तो 8 नवंबर 1895 को 8 नवंबर का जो दिन था, उस दिन इसकी डिस्कवरी हुई थी। विल्हेम रोटजन ने इसको डिस्कवर किया था। कुछ लोग कहते हैं कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। अब दैट इज़ अ डिबेटेबल थिंग, बिकॉज रोटजन जो थे वो एक्चुअली कैथोड रे की स्टडी कर रहे थे। कूलिज ट्यूब करके एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करके कैथोड रे की डिस्कवरी हो रही थी। कैथोड रे डिस्कवर हो चुका था, उसकी प्रॉपर्टी की डिस्कवरी हो रही थी। तो रोटजन भी वही काम कर रहे थे। वो भी एक कूलिज ट्यूब को ले करके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करके डिफरेंट टाइप के टारगेट ले करके वो डिस्कवर कर रहे थे कैथोड रे की प्रॉपर्टी को। तो बेसिकली उनका मोटिवेशन था कैथोड रे को डिस्कवर करना। लेकिन एक दिन उन्होंने उसमें से उनको लगा कि कोई रेडिएशन इसमें से इमिट हो रहा है, और जब उस रेडिएशन की प्रॉपर्टी उन्होंने देखनी शुरू की तो उन्होंने उसका नाम एक्सरे रखा। यहाँ एक्सरे का मतलब था अननोन रे। बिकॉज अननोन रे इसलिए क्योंकि उस समय रोटजन भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या निकल रही है ये, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन तो ये था कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ इलेक्ट्रॉन बीम या कैथोड रे होनी चाहिए, बट वो कुछ मिस्टीरियस किस्म की रे थी। और डिस्कवरी के कुछ 4-5 दिन के बाद उन्होंने अपने हाथ का एक इमेज लिया था जिसको हम पहला एक्सरे कहते हैं, और वो बड़ा फेमस फिगर है, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक वो एक्सरे है जो कि डिस्प्ले होता रहता है डिफरेंट टाइप के ब्लॉग पर, डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट्री पर, जो साइंस और लेजर एक्सरे पर बनती हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि चलो एक्सीडेंटल ही सही है, जैसे भी सही, रोटजन ने डिस्कवर किया था एक्सरेज को। अब सबसे पहली बात आपको जो पढ़ना होता है कि एक्सरे की डिस्कवरी जो हुई थी उसका बेसिक डायग्राम क्या था। हम एक बेसिक सेटअप बनाते हैं, वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहले तो हम एक कूलिज ट्यूब बनाएंगे। हमें सबसे पहले एक कूलिज ट्यूब बनानी होगी। कूलिज ट्यूब एक कांच की ट्यूब थी, और फिर उसमें बहुत सारी डिटेलिंग है कि कांच जो था वो किस तरह का था, किस तरह से सस्टेनेबिलिटी थी उस कांच की, कितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी को सह सकता था, कितनी हीट को सह सकता था। तो फिलहाल के लिए आपके पास एक कूलिज ट्यूब इस तरह से है। दिस इज़ अ कूलिज ट्यूब। इसमें एक चैम्बर है आपके पास, आप इस तरह से देख रहे हो, चैम्बर है, ये है आपकी कूलिज ट्यूब। और इसमें इस सिरे पर एक फिलामेंट लगा होता है, और फिलामेंट के इवन यहाँ फिलामेंट लगा है कुछ आपका, और यहाँ पर उस फिलामेंट के आगे इस तरह से कुछ ग्रिड लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको ये ग्रिड एक बीम के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर उसके आगे एक टारगेट होल्डर लगा था जिसके अंदर एक टारगेट होता है। ये टारगेट टंगस्टन का है, और इसके पीछे एक पूरा सिस्टम लगा होता है, कूलिंग सिस्टम, जिसमें एक सिरे से आप कह सकते हो पानी फ्लो कराते हैं और दूसरे सिरे से पानी को हम बाहर भेजते हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पानी का फ्लो होता रहता है, ताकि जो भी हीट यहाँ जनरेट हो रही हो उसको ये पानी लेकर के चला जाए। और यहाँ पर जो सिस्टम है इसके और इसके बीच में एक
हाई वोल्टेज सेटअप कर दिया गया था इस टारगेट और इसके आपके जो फोकसिंग वाले एलिमेंट थे उनके बीच में। ये जो हमारा फिलामेंट था इसको हीट करने के लिए भी एक एनर्जी सिस्टम यहाँ लगा होता है, ये इस तरह का था। तो ये पूरा सिस्टम है हमारे पास, और इसमें से जो एक्सरे निकलती हैं, क्योंकि एक्सरे हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर होता है उनका, तो उनके हार्म को बचाने के लिए, उनसे नुकसान को बचने के लिए इसको चारों तरफ से एक पतले से लेड, यानी कि जो लेड शीशा होता है इसको हम कहते हैं, लेड एलिमेंट के एक शील्ड के साथ कवर कर दिया गया था। दिस इज कवर्ड बाय द लेड क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो एक्सरे होती है वो लेड को पार नहीं कर पाती। अगर हम यहाँ लकड़ी का बॉक्स बना देते या हम यहाँ पर एल्युमिनियम की एक बॉक्स रख देते, जैसे बक्से बनते हैं एल्युमिनियम के, उससे कवर कर देते, तो ऐसा ना होता, क्योंकि एक्सरे जो होती है वो एल्युमिनियम की शीट को भी पार कर जाती है और लकड़ी के बक्से को भी पार कर जाती है। लेकिन जो लेड होता है, मतलब पीबी जिसको आप कहते हो, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसको एक्सरे पार नहीं कर पाती। तो हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये जब इस टारगेट पर टकराती है तो यहाँ से हमारे एक्सरे जो होती है वो बाहर निकल रही होती है। तो इस तरह का एक बेसिक सेटअप होता है जो आप देखते हो, जहाँ की ये टारगेट है और टारगेट और इलेक्ट्रॉन बीम, ये फिलामेंट की जो फोकसिंग सिस्टम है, इसके बीच में हम एक बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए 20 kV, 20,000 किलोवोल्ट, इस तरह का एक पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कई सवाल आते हैं कि जो एक्सरे निकल रही हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब से रे है, जैसा कि हम कह रहे हैं रे है, तो रे की प्रॉपर्टी मान लो उसकी वेवलेंथ है, तो क्या वेवलेंथ हम एक ही कांस्टेंट वेवलेंथ की एक्सरे निकलेंगी या वेवलेंथ में तो चेंज होता रहता है। मतलब मान लो कि अगर सपोज इससे हमने कहा कि 10 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही है, जितनी भी एक्सरे होंगी सबकी सब 10 वेवलेंथ की होंगी या 10 एंगस्ट्रॉम होंगी या उससे कुछ ऊपर ज़्यादा होंगी, ये सवाल है हमारे सामने। उसके बाद ये टारगेट में मटेरियल लिया है, मान लीजिए आपने टंगस्टन लिया, नहीं टंगस्टन नहीं मिल पाया तो हमने कॉपर ले लिया, हमने कुछ और ले लिया। तो सवाल है कि उसमें भी कोई चॉइस होने वाली है क्या। मान लो हमने कुछ भी ले लेते हैं, हम सोना ले लें, चांदी ले लें, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम सोडियम लगा दें, क्या कोई भी चॉइस ले सकते हैं। तो धीरे धीरे जब इसकी स्टडी की रोडजन ने और उनके बाद के लोगों ने, तो पाया कि काफ़ी सारे पैरामीटर हैं यहाँ पर जो कि इस एक्सरे की क्वालिटी को, इसकी इंटेंसिटी को, इसके मैग्नीट्यूड को, इन सबको प्रभावित करते हैं। तो हम बारी बारी से उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर देखें, देखा ये गया कि जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है वो जितनी इंटेंसिटी से टकराएगी टारगेट से उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा के, उतनी ज़्यादा एनर्जी के एक्सरे निकलेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एनर्जी है, अगर हम ये एक्सरे कह रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें मालूम है कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, और आइंस्टीन की जो थ्योरी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो E=hν ये फार्मूला होता है जो हर फोटोन की एनर्जी का फार्मूला होता है। और हमें ये भी मालूम है कि न्यू बराबर क्या होता है, c/λ होता है। तो हम यहाँ आपसे कह रहे हैं अगर हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बीम को भेजा तो जो वो बीम टारगेट से टकराएंगी तो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो अगर ज़्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि अगर हम तेज़ी से इलेक्ट्रॉन बीम को भेजें, ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बीम को भेजें, तो जो निकलने वाले फोटोन होंगे उनकी वेवलेंथ कम होगी। फिर सवाल उठता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रहे हैं इनकी तेज़ी कैसे बढ़ाएंगे, इनकी एनर्जी हम कैसे इनको तेज़ी से इस टारगेट को भेजेंगे। तो उसका जवाब है यहाँ पे लगने वाला पोटेंशियल। अगर आपने यहाँ पे लगने वाला पोटेंशियल मैनेज कर लिया, इवन ये एसी तो मैंने बना दिया, जस्ट एक आपने पोटेंशियल मैनेज कर दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया, मान लो 20,000 वोल्ट का हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो होंगे वो काफ़ी एनर्जी से टकराएंगे। अगर हमने 10,000 का रखा तो जाहिर सी बात है वोल्ट कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये निकल के आता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है उसकी एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट किया है।
अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं टारगेट की तरफ, तो क्या इस बीम की डेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं? क्या इस बीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बैटरी को कंट्रोल करें, तो जितनी ज़्यादा आप यहाँ बैटरी को जैसे कंट्रोल करोगे, उसी हिसाब से फिलामेंट हीटअप होगा, और फिलामेंट जब हीटअप होगा तो थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। जब ज़्यादा निकलेंगे और आपने यहाँ फोकसिंग एलिमेंट लगा रखे हैं, तो फोकसिंग एलिमेंट उन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को बीम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप कह सकते हो जो बीम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कितना फिलामेंट गर्म हो रहा है। तो आपने इस बैटरी से फिलामेंट को ज़्यादा गर्म और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को एजेक्ट कराया, वो इलेक्ट्रॉन एक डेंस इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट हुए, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचे, और इससे उसकी एनर्जी भी आपने ज़्यादा कर रखी है। तो जब ज़्यादा एनर्जी के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टारगेट पर टकराएंगे, तो हमारे पास जो एक्सरे होंगी वो कैसे निकलेंगी? वो संख्या में ज़्यादा भी होंगे, यानी जो फोटोन निकलेंगे वो संख्या में ज़्यादा भी होंगे, और उनकी वेवलेंथ भी कम होगी, यानी उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम कई सारे पैरामीटर्स को यहाँ पर देख रहे हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जितनी इलेक्ट्रॉन बीम जा रही, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी के साथ जा रहे हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों से फोटोन नहीं निकल रहे, उनकी एक बड़ी मात्रा एनर्जी की हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें जो टारगेट रखना है वो ऐसा रखना है कि जैसे इलेक्ट्रॉन टकराए वो पिघल ना जाए, वो इतनी हीट को सह सके। तो यानी कि इस टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। अब होता क्या है, हमने इस टारगेट को हाई मेल्टिंग पॉइंट कर रखा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो जो अपनी एनर्जी इसको डिलीवर कर रहे हैं उसे हीट भी हो रहा है, हीट एनर्जी बढ़ रही है, और कुछ मात्रा एक्सरे के फॉर्म में निकल रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप सोचो। अब जो हीट इसके साथ है वो इसके बगल का जो होल्डर है, जो कि कंडक्टिंग मीडियम का होता है, वो होल्डर को गर्म कर देता है, सुर्ख लाल हो जाता है। तुरंत वहाँ पीछे बहता हुआ पानी उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा ठंडा होता रहता है। तो जब उस पर बीम टकराती है, उसमें डेंट तो पड़ता है बट वो पिघल नहीं जाता है। तो इसीलिए एक टारगेट जो होता है वो कई बार यूज करने लायक होता है। हम टारगेट को थोड़ा घुमा दें, उसके डेंट को मैनेज कर लें, तो इस तरह से हम टारगेट को मल्टीपल यूज के लिए रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार टकराया और वो स्वाहा हो गया। आपने अगर एल्युमिनियम का टारगेट ले लिया या आपने अलग अलग तरह के टारगेट ले लिए, तो वहाँ ये दिक्कत आएगी कि मे भी वो एक दो बार के लिए तो चल जाएंगे, अगर उतने बार में इतना पिघल जाएंगे कि फिर वो आपके काम के नहीं होंगे। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट किया था, मोजले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक परफॉर्म किया था। उन्होंने अलग अलग तरह के टारगेट लिए थे और हर टारगेट के साथ जो एक्सरे निकल रही है उस एक्सरे की स्टडी की थी। भले एक ही बार निकले, उनका मकसद ये नहीं था कि हमें टारगेट सही चूज करना है, उनका एक मकसद ये था कि वो देखना चाहते हैं कि अलग अलग एलिमेंट से जो एक्सरे निकलती है उनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। और ये इतना महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था फिजिक्स की दुनिया का कि इस रिजल्ट से मोजले ने जो लॉ निकाला, उस लॉ के हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज कर दिया। तो आज की डेट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, वो मोजले ने उसको रीस्ट्रक्चर किया था, मोजले के लॉ के हिसाब से रीस्ट्रक्चर हुआ था। और वो मोजले का लॉ इन्हीं एक्सरे की स्टडी के दौरान ही मोजले को मिला था। तो इस तरह से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा है एक्सरे टेक्नोलॉजी, एक्सरे की डिस्कवरी अपने समय में। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी और उनकी डेंसिटी, ये दोनों ही फैक्टर हैं जो कि एक्सरे की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। तो अब जैसे कि हमने क्या समझा कि हम ये कह रहे हैं कि हमें अपना एक्सरे जिससे निकल रहा है उस एक्सरे को ऐसा बनाना है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो। फिर सवाल होता है, अच्छा ऐसा क्यों करना चाहते हो? देखो, एक्सरे एक ऐसा रेडिएशन है, इसकी क्वालिटी होती है कि इसकी क्षमताओं की तुलना हम इसकी पेनिट्रेटिंग पावर से करते हैं। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मतलब आपने जो एक्सरे प्रोड्यूस की है उसकी क्वालिटी का हम चेक करेंगे और उसको नापने के लिए उसकी पेनिट्रेशन पावर के बारे में बात करेंगे। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है, थोड़ी देर के सोचो। अगर आपके पास कोई मीडियम है, इस मीडियम से एक एक्सरे जा रहा है, फोटोन है, अब इसके अंदर गया, जैसे एक्सरे इसके अंदर गया तो इसकी एनर्जी जो है इससे
अलग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं जो वो सब उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये एनर्जी लॉस करने के बावजूद भी, लगातार एनर्जी लॉस करने के बावजूद भी इस क्रिस्टल को पार करके या इस मटेरियल को पार करके दूसरी तरफ पहुँच जाएगा। इसका मतलब है आपने इधर से फोटोन भेजा और फोटोन दूसरी तरफ से निकल गया। ये फोटोन दूसरी तरफ से निकल पाएगा ये तभी संभव है जब इस मटेरियल के अंदर जो फोटोन की एनर्जी का लॉस है वो उसकी एक्चुअल एनर्जी से बहुत ज़्यादा हो। मान लो 100 यूनिट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया और यहाँ उसने केवल 20 यूनिट एनर्जी लॉस की, 80 यूनिट एनर्जी के साथ बाहर निकला। तो आप कहोगे देखो हमारा एक्सरे फोटोन कितना अच्छा है, इसकी भेजने की क्षमता इतनी है कि वो इसको पार कर गया। आपने इसकी लेयर को और मोटा कर दिया तो 20% यहाँ हुआ, तभी भी 60% निकल रहा है। आपने और थिक कर दिया तभी 50 एनर्जी के साथ निकल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर फोटोन की, अगर एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो ऐसा होगा कि वो अच्छी खासी मोटाई के मीडियम को भी पार कर जाएगा। अब यहाँ मीडियम की बात भी हो सकती है, जैसे कि लकड़ी हो गया या एल्युमिनियम की फॉइल हो गई या हमारा बॉडी हो गई, तो हमारी बॉडी को भी ये एक्सरे आराम से पार कर जाती है। इसीलिए हम इसको एक्सरे से निकाल पाते हैं अपनी हड्डियों को देखने के लिए। तो यानी कि पेनिट्रेशन पावर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस फार्मूले से देखो फोटोन की एनर्जी ज़्यादा तब होगी जब उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो अगर हम इस प्रक्रिया से स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल लैम्डा के एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम ऐसे एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम होने की पावर वजह से इसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो ज़्यादा होगा। पेनिट्रेशन पावर होने का मतलब है कि उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, और चूंकि ये इतनी ज़्यादा है कि इतने मोटे किसी मीडियम को पार कर जा रही हैं, तो इनकी इसी पावर की वजह से इसको हम कहते हैं हार्ड एक्सरेज। हार्ड क्यों कह रहे हैं? हार्ड कहने का मतलब ये है कि ये इतनी ज़्यादा पावर की होती हैं कि अच्छे खासी मोटाई को भी पार कर जाती हैं और इनकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ तो हार्ड एक्सरे कैसी होनी चाहिए? स्मॉल वेवलेंथ की होनी चाहिए और उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। तो होता यह है कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम की जो एक्सरेज होती हैं उनको हम हार्ड एक्सरे कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ 10 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक की जो एक्सरे होती हैं, क्योंकि इनका वेवलेंथ इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर जो होगी, यानी जो सॉफ्ट एक्सरे होगी, इसकी पेनिट्रेशन पावर हार्ड वाले की तुलना में कम होगी। तो इस तरह से दो कैटेगरी हमारे पास है एक्सरेज की, एक होती है हार्ड एक्सरे और दूसरी होती है सॉफ्ट एक्सरे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन टकराएगा, उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ टकराएगा तो कुछ मात्रा में जो हीट तो जानी है वो तो जानी है, क्योंकि शुरू में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ हीट में भी चली गई, फिर भी एक ठीक ठाक एनर्जी बचेगी जिसके एक्सरे फोटोन कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ कम है, कितनी कम है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो आप उसे क्या कहने वाले हो? हार्ड एक्सरे कहने वाले हो। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी थोड़ी कम हो गई है तो जाहिर सी बात है जब यहाँ टकराएंगे तो निकलने वाले एक्सरे भी थोड़ा कम एनर्जी के होंगे। जब वो थोड़ा कम एनर्जी के होंगे तो उनकी वेवलेंथ 10 से ज़्यादा हो सकती है। अगर 10 से ज़्यादा हो जा रही है, 10 से 100 के बीच में है, तो आप उन्हें सॉफ्ट एक्सरे कहोगे। और फिलामेंट की हीट को कंट्रोल करके हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है उन इलेक्ट्रॉन बीम की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो निकलने वाले फोटोन हैं उनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फोटोन, कितने एक्सरे यहाँ से निकल रही हैं। तो ये हो गया हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट का। अगर हम एक समराइज़ करें इनकी प्रॉपर्टी, आई होप हार्ड और सॉफ्ट का आपको आइडिया लग रहा होगा। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी को समराइज़ करें तो हार्ड जो होते हैं एक्सरे और जो सॉफ्ट एक्सरे हैं उनके दो कॉलम आप बना सकते हैं। जैसे हार्ड के लिए क्या होता है कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये लकड़ी की पतली शीट को, प्लाई को, एल्युमिनियम की शीट को पार कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट होते हैं उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो तुलनात्मक रूप से इनकी तुलना में कम होती है। इनका जो वेवलेंथ है
वो 0.1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसका 10 के बाद से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लगभग 10 टू पावर 18 हर्ट्ज की लगभग होती है। क्योंकि वेवलेंथ कम होता है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई। फ्रिक्वेंसी मतलब एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी कम होती है तो इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 16 हर्ट्ज के बराबर होती है। यहाँ हार्ड एक्सरे में जो फोटोन होते हैं उनकी मीन एनर्जी 10 टू पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट होती है एनर्जी को नापने की। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी एनर्जी को नापने की यूनिट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और उससे करीब 100 गुना कम एनर्जी होती है हमारे सॉफ्ट एक्सरेज की। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे के बारे में बताएं, और मेरे ख्याल से उसका लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे। हार्ड को इसलिए हार्ड कहते हैं बिकॉज उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जब वो किसी मीडियम से गुजरते हैं तो अपनी एनर्जी कुछ हिस्सा खर्च होने के बावजूद भी वो इतना रखते हैं एनर्जी की, वो उसको पार कर जाते हैं, इसलिए इसको हार्ड कहते हैं। और सॉफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उस मीडियम के अंदर जाते हैं तो वो एनर्जी लॉस इतना ज़्यादा कर देते हैं कि मीडियम को पार ही नहीं कर पाते, एक तरह से आप कह सकते हो। और इस तरह से हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट थे, इसलिए उसी के अंदर एक तरह से डिज़ोल्व हो गए। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के बारे में, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शुरू में क्या हुआ था, जब रोटजन ने ही इसको स्टडी करना शुरू किया था उस समय बहुत सारे लोगों को आइडिया ये नहीं था, इस बात के बारे में बहुत वो नहीं जान रहे थे कि ये जो एक्सरेज हैं इनका नेचर कैसा है। क्योंकि शुरुआत में तो डाउट यही था कि लगता है इलेक्ट्रॉन बीम ही है जो डिफ्लेक्ट होकर के आ गई। मतलब एक ये भी शर्त कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो अभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से टकराए और वही इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर इधर उधर छितरा के आ गए हैं, बिखर गए हैं, स्कैटर्ड हो गए हैं। तो लेकिन जब वो एक्सरे जो ये निकल रही थी रे, जब उसकी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जैसे इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर आपने यहाँ पर एक प्लस इलाका बनाया, एक माइनस इलाका बनाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे तो वो प्लस की तरफ मूव कर जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वहाँ एक करंट फ्लो करती है, और अगर आप यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल लगा दें तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस नॉर्थ और साउथ पोल से जाएगा, यानी कि एक करंट यहाँ से फ्लो करेगी, वैसे ही लॉरेंज का फोर्स यहाँ काम करेगा, और उस लॉरेंज फोर्स की वजह से उस मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने लगा दिया, उससे भी उसके रास्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, उससे भी उसके रास्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये जो जा रहा है या तो ये एक पार्टिकल ही नहीं है या तो ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। हालांकि 1898 में न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं चल रही थी कोई, क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये तो समझ लो कि किसी तरह से वो चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो एक्सरे की प्रॉपर्टी के बारे में जब बात की तो लोगों ने कहा कि ये इतना तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेविएट ना होने के कारण ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो इस बात की तो शको शुबा नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ही है जो कि डेविएट होकर के टारगेट से इधर उधर स्कैटर्ड हो रहे हैं। दिस इज समथिंग न्यू काइंड ऑफ वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि नहीं, दिस वॉज अ डाउट, और वो आगे जा कर के क्लियर हुआ। दूसरा था बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग थी। ये एक्सरे जो होती हैं उनकी भेदने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक तरह से दिक्कत भी होती है क्योंकि हम ह्यूमंस जब इस तरह की वेव के संपर्क में आते हैं तो जितनी बार वेव हमारे बॉडी से गुजरती है, एक्सरेज हम कह रहे हैं, वेव मतलब एक्सरे जब हम बॉडी से गुजरती है तो वो इतनी ज़्यादा पावर होती है उसके अंदर कि वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट करना शुरू कर देती है। एक दो बार आप एक्सरे कराने गए कोई दिक्कत नहीं, तो जो नष्ट हुआ वो मैनेजेबल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज़ एक्सरे एक्सपोजर सह रहा है और वो उसका सालों काम है, तो धीरे धीरे करते हुए उसकी बॉडी में से इतना डैमेज हो चुका होता है जो कि बहुत ही डेंजरस हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि वो लकड़ी या एल्युमिनियम की पतली शीट को पार कर जाता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ लेड जैसा कोई एलिमेंट ले लें जिसमें कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो उसको पार नहीं कर पाती। जैसे अगर आपने एक्सरे देखें, तो जब आप एक्सरे देखते हैं तो उसमें हड्डियाँ क्यों दिखाई पड़ती हैं, हड्डियों के स्ट्रक्चर क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हड्डियों की डेंसिटी ज़्यादा होती है। हड्डियों के इर्द गिर्द जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, उनकी डेंसिटी उस तरह की नहीं होती। हड्डियों के अंदर आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और तरह के एलिमेंट होते हैं, तो वो डेंस होता है, तो वो क्या करता है, एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि हड्डियों के अगल बगल का जो मांस का इलाका है, फ्लैश है, जो मांसपेशियाँ हैं, वो ऐसा नहीं करती। इसीलिए जब हम एक्सरे देखते हैं तो हमें हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं, अगल बगल का जो मांसपेशियों का इलाका होता है वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट जैसा होता है। तो यही देख करके इस बात का आप बता सकते हो अंदाज़ा कि कम डेंसिटी के एलिमेंट को तो एक्सरे पार कर जाती है, लेकिन हाई डेंसिटी के एलिमेंट को एक्सरे पार नहीं कर पाती है। दूसरा है कि एक्सरेज जो होती हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसके साथ दिखाती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट के साथ। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे भी एक तरह का लेप होता है, एक तरह की कोटिंग होती है केमिकल की। उसके ऊपर जब हाई एनर्जी की एक्सरे गिरती है तो बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन होता है। इसीलिए आपको फोटोग्राफिक फिल्म मिलती है, एक्सरे की जो फिल्म मिलती है आपको, वो क्या दिखा रही होती है? एक्सरे की जो फिल्म ये दिखा रही होती है कि हाँ इसके ऊपर एक्सरे गिरी है और जो हमारी बॉडी से निकल के गई है, तो जैसा जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से आपको एक्सरे में दिखाई पड़ता है। तो एक्सरे जो होते हैं वो फोटोकेमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर। दूसरा है, एक और चीज़ देखी गई कि अगर हम किसी गैस, एक चैम्बर जिसमें गैस भरी है, उस गैस चैम्बर से अगर एक्सरे को गुजारें तो हम देखते हैं उस गैस चैम्बर के अंदर कुछ नए इलेक्ट्रॉन दिखने शुरू हो जाते हैं। डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को पहचान लेते हैं। इसका मतलब है कि जब ये एक्सरे गुजरी उस गैस से, तो उसने गैस के एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, यानी कि आयनाइज कर दिया। तो एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सरे की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो आयनाइजेशन कर सकती है, यानी एक तरह से कोलिजन कर सकती है। ये जो इंसिडेंट था, ये जो ऑब्जर्वेशन था, इसने एक और एक्सपेरिमेंट की भी नींव रखी थी, जिसको हम कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आर्थर कॉम्पटन जो थे वो भी एक्सरे को देखे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने इसी चीज़ को सोचा कि क्यों ना हम एक्सरे के जो फोटोन हैं उनके पार्टिकल नेचर को हम मान करके देखें कि कैसे वो टक्कर करते हैं एटमों से, कैसे इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं। दिस वॉज द कॉम्पटन इफेक्ट, ओरिजिनेशन ऑफ क्वांटम, बेसिक आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कॉम्पटन इफेक्ट था। तो ये गैस आयनाइज करते हैं और साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब एक अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी खास तरह के फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरता है, तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस स्पेसिफिक घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये एक्सरेज जो होते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। और उसके अलावा ये बाद में देखा गया कि एक्सरे के थ्रू रिफ्लेक्शन भी होता है, एक्सरे के थ्रू रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी घटनाएं वो शो कर रही हैं। इसका मतलब ये निकल के आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं जो इंटरफेयर करते हैं, डिफ्रैक्ट करते हैं, पोलराइज होते हैं। तो इस तरह से समय के साथ साथ स्टडी दर स्टडी हम लोग जानते गए कि जो एक्सरेज हैं, पहली बात तो ये पार्टिकल्स मिलके नहीं बनी, इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होते हैं। दूसरा, ये इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, ये डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं, और डिफ्रैक्शन भी नॉर्मल ग्रेटिंग से नहीं, क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी वेव नेचर यानी इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होना भी प्रूफ हो गया समय के साथ। तो इस तरह से हम ये ढूंढ करके लाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो एक्सरेज आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच इज़ अ वेरी बिग डिस्कवरी। अपने समय की एक बड़ी खोज इसको कहा जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर हमने एक्सरे के बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस देखे, आज भी हैं एप्लीकेशन। रेडियोग्राफी एक पूरा एक ब्रांच है मेडिकल साइंस में। आप MBBS डॉक्टर देखते हैं जो कि रेडियोलॉजिस्ट ही होते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई इसी पे होती है, और तमाम तरह के डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स उससे खोजे गए। सिर्फ मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ को डील करने के लिए एक्सरे यूज होता है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में भी एक्सरे एस्ट्रोनॉमी होती है। क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। क्रिस्टलोग्राफी नाम की पूरी ब्रांच इसी बात पे डिपेंड कर रही है। अब तो खैर बहुत सारे टूल हो गए हैं,
लेकिन शुरुआत में फॉन लाओ, ब्रैग, ये सब बड़े नाम हैं जो क्रिस्टल फिजिक्स के हैं, जिन्होंने कि एक्सरे को एज अ टूल इस्तेमाल किया, प्रोब टूल। वो जैसे हम अपनी बॉडी पे एक्सरे फेंकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी एनालिसिस करते हैं, ऐसे किसी क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे फेंको और जो एक्सरे उससे बाहर निकल रही है, बिखर रही है, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे कैप्चर करो और उसके आधार पर इस बात का कैलकुलेशन करो कि जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है इसके अंदर एटम कैसे अरेंज हैं। दिस इज़ अ वेरी पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो आज भी यूज हो जाती है, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, हम इवन सबसे खास बात यह है कि जो डीएनए स्ट्रक्चर था, जो डीएनए स्ट्रक्चर में भी बेसिक बायोलॉजी आपको मालूम होगी, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो डीएनए स्ट्रक्चर था उसका जो पहला फोटोग्राफिक प्लेट, जो उसका पहला स्ट्रक्चर जो मिला था वो एक्सरे के थ्रू ही लिया गया था। जो रिसर्चर थे, कोई लेडी रिसर्चर थी जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, और आजकल बात चल रही है कि उनको भी नोबेल के लिए वॉटसन और क्रिक के साथ उनको भी ऑनर किया जाए, बिकॉज उनके शुरुआती ऑब्जर्वेशंस थे जिसने इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर के आइडिया को इनिशिएट किया। तो वो भी एक्सरे के थ्रू ही लिया गया था। तो यानी कि एक्सरे, अब डीएनए स्ट्रक्चर डीएनए खोज को एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, उसके स्ट्रक्चर की खोज को एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद से पूरी जीनोमिक्स, पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब शुरू हुआ है। तो इन सब के मूल में कौन काम कर रहा है? एक्सरे। क्रिस्टल के बारे में जानकारी हमने हासिल की, फिर उस हिसाब से क्रिस्टलोग्राफी, मेटलर्जी, ये सब ब्रांचेस उसके आगे बढ़ी। एक्सरेज, तो एक्सरेज आर स्टिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और शुरुआत में तो खैर ये तो बहुत बड़ा हिस्सा था। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट इस लेक्चर का। 2 ही पार्ट का ये पूरा सीरीज होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली है। सेकंड पार्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि एक्सरे का मतलब अगर हमने एक्सरे निकल रही है इंस्ट्रूमेंट से, उस सारी एक्सरे को हम कैप्चर करें और देखें, तो हम पाते क्या है कि उनकी वेवलेंथ सबकी सेम नहीं होती। कुछ एक्सरे होती है जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एक्सरे होती है जिनकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जो कम है उसकी एक रेंज होगी, एक सर्टेन लिमिट से कम वेवलेंथ आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है, आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, उसके बाद आप सोचो कि कितनी वेवलेंथ की हम इसमें से एक्सरे निकालेंगे, तो उसकी एक रेंज होती है, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। इस तरह से कंटिन्यूस की रेंज होती है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कंटिन्यूस ग्राफ आता है। लेकिन एक चीज़ और वहाँ पे देखी जाती है, जैसे जैसे हम टारगेट चेंज करते हैं, तो वैसे वैसे वो जो ग्राफ बनते हैं हमारे, उस पर छोटे छोटे नुकीले नुकीले कांटे निकलते हैं, स्पाइक्स निकलती हैं। ये जो कांटे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। मतलब आपने टंगस्टन लिया तो टंगस्टन में कांटे ग्राफ पे अलग दिखाई पड़ेंगे। अब मॉलिब्डेनियम ले लिया तो उसके कांटे अलग दिखाई पड़ेंगे। कॉपर के लिए कांटे अलग दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो कांटे दिख रहे थे, जो स्पाइक दिख रही थी, इनको एक नया नाम दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, क्योंकि ये टारगेट मटेरियल के नेचर पर डिपेंड कर रहे थे। तो 2 तरह के हम एक्सरेस पढ़ते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। एक होता है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। इन दोनों की ग्राफ और इन दोनों की जो बेसिक मैकेनिज्म है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले पर्टिकुलर पार्ट में। तो 2 पार्ट में हमारा एक्सरे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।